ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। इसके पूर्व की पंचांग प्रस्तुति में चले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को गुरु को नमन कर आशीष लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पूर्व यह बताते हैं कि गुरुओं के आशीष और उनके सहयोग से, मार्गदर्शन से हमने जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वह एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और अन्य उसके अनुभागों पर शिक्षा ग्रहण की है। और उनके ही मार्गदर्शन में हमने पीएचडी, एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में विशेषकर हमने किया है। और उनके ही मार्गदर्शन में आज फेस रीडिंग पर भी अध्ययन चल रहा है। उनके आशीष के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका के सदस्यता प्राप्त हुई, आजीवन सदस्यता। और उनके सुझाव के अनुरूप ही हमारा वरुण एस्ट्रोस जो ऑफिस है कि पटना की रुईपुरी में स्थित, वह शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग का शब्द अपने आप में हमें एक सीमित कर देता है और शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने तक ही रखता है, जबकि पंचांग उससे कहीं बढ़कर है। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त में जानने का माध्यम नहीं है, तो यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ रखता है, हमें आत्मबल देता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पंचांग जीवन में पंचांग की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। तो चलिए दैनिक पंचांग के पहले भाग में चलते हैं। चूंकि ये 5 भागों में है, तो पहले भाग में चलते हैं आपको लेकर, और यहाँ बताते चलें कि 5 भागों में पहले भाग का जो लघु रूप है वो अलग से लघु पंचांग के रूप में आपके सुझाव के अनुरूप ही प्रस्तुति की जा रही है। डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं उसमें वह पंचांग से लिए गए हैं, और यह प्रस्तुति छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में हम समर्थ हो रहे हैं। तो आज का पंचांग पहला भाग में आपका स्वागत। दिनांक 7 जून 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, 1947 शाका संवत 1947, विश्व शुभ विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126 वर्ष। सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:39 सनराइज एट 4:58 AM एंड सनसेट एट 6:39 PM। दिशा शूल पूर्व है, फिर भी उस दिशा में अगर यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभता है। वार, पंचांग के पांचों अंग देखते हैं। वार शनिवार, तिथि प्रातः 4:58 तक द्वादशी, और पूरे दिन और पूरे रात द्वादशी रहेगा। नक्षत्र प्रातः 9:40 तक चित्रा, उसके बाद स्वाति। योग दिन के 11:18 तक वरियान, उसके बाद परिक। और करण संध्या के 6:03 तक बाव बव, उसके बाद बालव, कल सूर्योदय तक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन कर, जय भोलेनाथ, इनका वास देखते हैं कि आज कहाँ है। तो आज चूंकि द्वादशी तिथि पूरे दिन भर और रात भर है, अजीब संजोग है, और
भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं, जो कि बहुत ही सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:15 तक। अमृतकाल देर रात्रि 2:47 से 4:35 तक। द्वीप पुष्कर योग प्रातः 4:58 यानी सूर्योदय से 9:40 प्रातः तक। सर्व सिद्धि योग प्रातः 9:40 से कल सूर्योदय तक 4:58 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:05 से 3 बजे अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:38 से 6:58 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:09 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:23 से 10:06 तक। गुलिक काल 9 4:58 यानी आज के सूर्योदय से 6:41 तक। यमगंड अपराह्न 1:31 से 3:14 तक। और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:58 से 5:46 संध्या तक। यहाँ बताते चले कि अशुभ मुहूर्त आपके जीवन में शुभता लाने हेतु और अशुभता को नगण्य करने हेतु राहु काल के विशेष साप्ताहिक कैलेंडर हमने यूट्यूब पर पोस्ट किया है, जिसके जिसको देखकर आप साप्ताहिक कैलेंडर बना सकते हैं और अपनी योजना बनाने में यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य को आरंभ नहीं किया जाए। उसमें कब राहु के काल की शुभता अशुभता नहीं होती, वह भी उसमें वर्णित है। तो जरूर देखें राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर, आपके जीवन में शुभता लाने हेतु और अशुभता को मिटाने हेतु विशेष प्रस्तुति। तो चलिए, ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों के गोचर की स्थिति देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे सुबह प्रातः का है। आज चंद्रदेव तुला राशि में आ गए, मंगल देव सिंह राशि में आ गए, बुध देव मिथुन में ही है, बृहस्पति देव मिथुन में है, शुक्र देव मेष में, और शनि देव मीन राशि में, राहु और केतु क्रमशः कुंभ और सिंह में। इस प्रकार देखें, मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह है। ये स्व राशि में 1 ग्रह, ये राशि है बुध की, क्योंकि वह अपने मिथुन राशि में है। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शुक्र, सूर्य तथा बुध, प्रत्येक ग्रहों की राशियों में 2 2 ग्रह हैं। और चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में 1 1 ग्रह। चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार ग्रहों के राशियों के साथ साथ हमने संबंध देखा। और अब चलते हैं आपको नक्षत्रों के साथ ग्रहों का संबंध। तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। जो स्व नक्षत्र में ग्रह है वह शनिदेव है। और इस प्रकार देखें, चंद्रदेव, मंगल देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, और शुक्र राहु बुध को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1 1 ग्रह। इस तरह से मंगल देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह। तो ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। यदि हम ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखें, जो गोचर की का कैलेंडर है पूरे मास का, तो बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्य देव 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे प्रातः 6:52 तक।
पुनः बुधदेव 22 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव 29 तारीख को। बुधदेव 8 जून तक अस्त रहेंगे। बृहस्पति देव अस्त होंगे 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। चंद्रदेव 24 जून से 26 जून तक। तो ये रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति तालिका पूरे मास का। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों के अपने दूसरे भाग में। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार कैसा फल देते हैं। हम यहाँ एक शब्द और यूज प्रयोग करें, नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार। यानी जन्म, इसे सुधार लें फिर से, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होता है, यह हम इस प्रस्तुति में देखते हैं। ये इसे ताराबलम कहा जाता है और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए आज के दिन के बारे में केवल बताता है, और वही नव तारा चक्र जातक के पूरे भविष्य के बारे में बताता है। कौन सी दशा महादशा शुभकारी होगी, कौन सी जो है दशा महादशा इसके इनके लिए चैलेंजिंग होगा, ग्रहों के में जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनकी स्थिति नव तारा चक्र के अनुसार कैसा है। क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्री होते हैं, यानी ग्रह अपने से फल नहीं देते, नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। स्वाभाविक है, जन्म कुंडली में अगर कहीं भाग्य भाव का स्वामी बनकर बैठा हुआ है या अशुभ स्थिति में 6 8 12 में बैठा हुआ है और यहाँ पर नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार बहुत ही सुफलदायी है, तो फिर वह सुफलदायी होगा। तो इस प्रकार से हम कुंडली का भी विश्लेषण करते हैं और हम विश्लेषण करते हैं जातक का किसके साथ कैसा संबंध रहेगा, कैसा फलित होगा, उनके साथ शुभता कैसी रहेगी, मित्रता कैसी रहेगी, फलदायी कैसा होगा, पीड़ा भी किस लहजे का होगा। ये सारी चीजें हम नवतारा चक्र पर देते हैं, देखते हैं। और यही है कि इसी कारण है कि नवतारा चक्र का विशेष प्रस्तुति हमने अलग से YouTube पर पोस्ट किया है। नवतारा नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, सटीक है गणना, और आप भी सीख सकते हैं। आप भी इसका आकलन कर गए सीख कर खुद का आकलन कर सकते हैं और अपने आप को शुभ फल के लिए हेतु तैयार कर सकते हैं। अशुभ फल अगर चैलेंजिंग कुछ है तो उसके लिए भी मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर आत्मबल बढ़ा सकते हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पर विषय। और चूंकि उस पर पोस्ट में जो हमने पोस्ट किया है उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा बजरंग बली के जन्म कुंडली भी डाला है, जिससे यह साबित करने का कोशिश किया है कि नवतारा चक्र कैसे बता देता है कि आपस में संबंध कैसे होंगे, फल कैसा होगा। तो जरूर देखिए नवतारा चक्र पद्धति। संक्षेप में बता दें कि कुल 9 नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र समूह के स्वामी की बात है, तो नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र हुए और ग्रह 9 ही हुए। तो ग्रहों को नक्षत्रों से संबंध जोड़ने के लिए नक्षत्रों को 3 भाग श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी में पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरा श्रेणी में 10वां से 18वां और तीसरा श्रेणी में 19वां से 27वां नक्षत्र। ऐसे इस तरह से क्रमबद्ध करके उनको रखा गया और ग्रहों को महादशा के अनुसार क्रम में रखा गया। यानी महादशा केतु से आरंभ होती है और बुध तक जाती है। हम ईच व्यक्ति हर एक व्यक्ति का जो महादशा अलग अलग ग्रह हो सकते हैं। आरंभ आरंभ का महादशा अलग अलग ग्रह हो सकते हैं, क्योंकि जिस महादशा में उसकी मृत्यु होती है उसी महादशा में जन्म होता है, तो वहां से उसकी गणना आरंभ होती है। तो केतु, अब केतु से आरंभ किया गया और बुध तक रखा गया। ग्रहों को इसी क्रम में रखा गया, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध। और इन ग्रहों को इस तरह से रखकर पहला नक्षत्र, पहला श्रेणी में जो नक्षत्र है यानी पहला 10वां और 19वां, इनका नक्षत्र इनका स्वामित्व केतु देव को पहला ग्रह को दिया गया। और इसी क्रम में दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्रों का समूह जो बना उसका स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्र देव को दिया गया। और इसी तरह से चलते चलते 9वां नक्षत्र जो बने
9, 18वां, 27वां, 9वां समूह, उनका स्वामित्व 9वां ग्रह बुध को देंगे। और इस तरह से नक्षत्र समूहों के स्वामित्व बनाया गया। अब हम यह देखते हैं, महत्वपूर्ण है कि फलित कैसे करते हैं। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के स्वामी जो भी बनते हैं, गणना वहीं से आरंभ होती है। यानी पहला ग्रह वो होता है, और पहला ग्रह मिश्रित फल देता है। तीसरा, पांचवा, सातवां ये विपत्ति कारक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, बाधादायक होते हैं, अति पीड़ादायक होते हैं। ये याद रखें, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं अशुभ फलदायी होते हैं, और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, पीड़ा की जो का परिमाण होता है, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। यानी तीसरा, पहला से तीसरा ज्यादा, तीसरा से पांचवा ज्यादा, और पांचवा से सातवां ज्यादा। वहीं वहां से दूसरा, जो पहला ग्रह हुआ, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं, और इनकी शुभता भी अलग अलग है। जैसे जैसे क्रम बढ़ता है शुभता बढ़ती है। तो ये रहा नवतारा चक्र पर छोटी सी परिचय प्रस्तुति। अब हम आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चंद्रमा का गोचर, आज चंद्रमा 9:40 तक चित्रा नक्षत्र में है। उसके बाद वे स्वाति नक्षत्र में आते हैं। तो कॉलम में, जैसे पहले भाग का जो कॉलम है उसमें जो बॉक्स बना हुआ है, और रो में आप देखें कि आपका जो जन्म नक्षत्र है कौन सा है, उस रो से आपका पकड़े कि कौन सा समय आपके लिए खराब होगा, पूर्वार्ध या उसके बाद। यानी चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है तो आपका फल कैसा होगा, और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में जाते हैं तो कैसा होगा। हर नक्षत्र वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर चित्रा में ही किसी का जन्म हुआ है, किसी जातक का, तो उसके लिए वो जन्म नक्षत्र हुआ, इसलिए जन्म पहला ग्रह हुआ, जन्म नक्षत्र जन्म का ही फल देंगे। और दूसरा जो समय हुआ वो संपत्ति देगा, और इसी तरह से गणना की जाती है। यदि कोई ऐसा मुहूर्त आप समय काम करने जा रहे हैं आज, और स्थिति खराब है, यहां से फलदायी फल अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो सावधान रहें। बेहतर है कि उसे टाल दें। और यदि जरूरी भी हुआ तो जैसा लोग का सुझाव आया था कि आखिर इसका उपाय क्या है, तो उपाय के तौर पर, जो कि अपुष्ट है, क्योंकि उपाय का हमारे पास कोई प्रमाण अभी प्रमाणिकता नहीं साबित हुई है, इसलिए यह अपुष्ट है। फिर भी आपके ये के लिए, सूचना के लिए, जन्म नक्षत्र में यदि जन्म का ही नक्षत्र आपका है और चंद्रमा भी उसी नक्षत्र में है जो आपका जन्म नक्षत्र है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान कर उसमें सूता लाएं। यदि वह तीसरा ग्रह है तो गुड़ का दान करें। पांचवा ग्रह है तो नमक का दान करें। यानी तीसरा ग्रह विपत्त का होता है, पांचवा ग्रह प्रत्ययी का होता है, तो नमक का दान करें। और यदि सातवां ग्रह है तो उस मुहूर्त को त्यागें। फिर भी मजबूरी यदि हुई, बहुत मजबूरी हुई, अति मजबूरी जिसको कहते हैं, तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु यह बताते चले कि यह परिहार अपुष्ट है, प्रमाणिक नहीं है। तो इस तरह से हमारे जो दूसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अभी तक हमने देखा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उसके अनुसार कैसा फल होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं चंद्रमा जिस राशि में होगा उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चूंकि आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे, तो मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला, धनु और मकर राशि वाले के लिए आज दिन शुभ रहेंगे। यहाँ बताते चले कि राशि चंद्रमा के अनुसार देखी जाती है, सूर्य के अनुसार नहीं देखी जाती। सूर्य के अनुसार लगन होता है और चंद्रमा के अनुसार राशि होती है। तो राशि के अनुसार आप इसे देखें। मेष मेष वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए आज दिन में शुभता होगी। तो ये रहा हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष पर प्रस्तुति।
चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि उचित मुहूर्त को नहीं देखना चाहे तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रस्तुति हमने यूट्यूब पे पोस्ट किया है। चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, इसे जरूर सुने और ध्यान से सुने और उपयोग में लाए। बहुत ही उपयोगी है। और आपके लिए हम यहाँ संक्षिप्त परिचय लेकर के आए हैं। तो कुल चौघड़िया दिन के 8 होते हैं, रात्रि के 8 होते हैं, लेकिन चूंकि साप्ताहिक जो चौघड़िया होता है साप्ताहिक दिनों से संबंध रखता है, इसलिए सात ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और उन सातों चौघड़िया जो सातों दिन होते हैं सप्ताह के, सात उसके स्वामी सात ग्रह होते हैं, और उन सातों ग्रहों को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया। इसलिए सातों चौघड़िया का संबंध सात साप्ताहिक दिनों से, सात ग्रहों से, और विशेष सात कार्यों से। और इसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है, हमने यूट्यूब की प्रस्तुति में भी डाला है। दिन का चौघड़िया जो होता है, जो आरंभ होता है, क्योंकि सात ही चौघड़िया है और 8 चौघड़िया होते हैं, तो दिन का चौघड़िया जो होता है वही अंत शाम का चौघड़िया होता है, यानी रात्रि आरंभ के पूर्व का होता है। और जो रात्रि का चौघड़िया आरंभ का होता है वही आपका रात्रि के चौघड़िया का अंत यानी भोर का होता है। आप इसको जरूर देखें और इसे समझें। चौघड़िया को उपयोग करते समय यह देखा जाता है कि दिन का चौघड़िया काल ये से काल बेला, राहु बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जो अशुभता से अधिव्याप्त है, उन चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया, क्योंकि शनिवार है, इसलिए काल चौघड़िया जो शनि से संबंध है उससे आरंभ हो रहा है और उसी से समाप्त हो रहा है। आज का चौघड़िया काल बेला राहु काल और वार बेला से ग्रसित है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। दो रात्रि के दो और दिन के 4 चौघड़िया, इस तरह 6 चौघड़िया आज के अशुभता से अधिव्याप्त है, इनको त्याग देना चाहिए। तो ये रहे चौघड़िया पर हमारी प्रस्तुति। अंतिम प्रस्तुति, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, ये पांचवी प्रस्तुति। हमने अपने पिछले प्रस्तुतियों में बताया है कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, और जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है तो एकल अंक से में उसे जोड़कर उन अगर एक से ज्यादा अंक होता है तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। यदि शब्दों का समूह आता है या शब्द आते हैं तो उसमें प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अक्षरीय अक्षरों का जो मूल्य है, अंकीय मूल्य, उससे परिवर्तित कर फिर अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसकी गणना करते हैं, विवेचना करते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में अंक ज्योतिष जन्म कुंडली के जन्म तिथि पर ही निर्भर करता है, इसलिए जन्म तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का जन्म तिथि देखें। 7/6/2025 जब भी ये है जन्म तिथि, यानी जन्मदिन में एक तिथि होता है, एक माह होता है और एक वर्ष होता है। तिथि 2 अंकों का, माह 2 अंकों का ज्यादा से ज्यादा, और वर्ष 4 अंकों का होता है। इन अगर हम केवल जन्म तिथि को जोड़ते हैं तो मूलांक मिलता है, ड्राइवर मिलता है, और यदि सभी को जोड़ते हैं तो कंडक्टर मिलता है। मूलांक, भाग्यांक और जन्म तिथि, माह और वर्ष को, तो इस तरह से हम अंकों को निकालते हैं। और अंक जैसे ही में अंकों में हम जहां भी बैलेंस नंबर हो रहा है तो हम उसको आकलन कर उस अंकों को बैलेंस करते हैं और अशुभता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अंक ज्योतिष यही है, बैलेंस द नंबर।
तो हमारी जन्म तिथि में ऐसा भी हो सकता है, कुछ अंक हमारे जन्म तिथि में मिसिंग भी हो सकते हैं, कुछ जन्म जरूर से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अंक हमारे साथ मिसिंग है, या जो अंकों से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा है, उन अंकों की निगेटिव एनर्जी हमारे पास हमको कुप्रभावित कर सकती है। इनऑस्पिशियसनेस बढ़ा सकती है, प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। और अंक ज्योतिषी का काम यही है कि जो नंबर जिनके इम्बैलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस कर। आज का जो भाग्यांक है, मूलांक 7 बनता है, भाग्यांक 4 बनता है। आज की तिथि 7/6/2025। तो देखते हैं कि जो भाग्यांक है आज का विभिन्न मूलांक वाले से कैसा संबंध है। जिस जातक का जन्म 1/10/1928 को हुआ है, एक मूलांक बनता है, 3 सामान्य होने की संभावना है। आपस का संबंध 1-4 का तटस्थता का 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। 2, 11, 20, 29 दो मूलांक होते हैं, चंद्रमा जिनके स्वामी होते हैं। दिन उतने अच्छे नहीं बीतने की संभावना है, क्योंकि 2 और 7, 4 का संबंध शत्रुता का होता है। स्ट्रगल और डिप्रेशन हो सकते हैं, सावधान रहे। 3, 11, 20, 21, 30 किसी भी माह का जन्म तिथि हो, 3 मूलांक है, बृहस्पति देव आपके स्वामी है। अच्छा दिन नहीं होने की संभावना है, शत्रुता हो सकती है। 2 और 4 का संबंध मित्र शत्रुता की हो सकती है। 3 और 4 का संबंध शत्रुता की हो सकती है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि शेयर मार्केट और मार्केटिंग से संबद्ध हो तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 4 मूलांक वाले, 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म तिथि हो किसी माह का, 4 मूलांक होता है, राहु देव जिनके स्वामी होते हैं। दिन आराम से होने की संभावना है। 10 दिन उतना अच्छा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 4 और 4 का संबंध बैटल होता है। 1 स्टार मिल रहे हैं, स्ट्रगल होंगे आज। 5 मूलांक वाले, 5, 14, 23 दिन का जन्म तिथि है, 5 मूलांक होता है, बुध देव जिनके स्वामी होते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। संबंध आपस का 5, 4 का तटस्थता का। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। सेल्स मार्केटिंग से संबंध हो तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 दिन का जन्म तिथि है, 6 मूलांक होता है, शुक्रदेव जिनके स्वामी होते हैं। उत्तम दिन होने की संभावना, मित्र हैं आपस में। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और सेल्स और मार्केटिंग से संबंध यदि हो तो सफलता का दर बढ़ सकता है। 8, 17, 26 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 8 मूलांक है, शनि देव जिनके स्वामी है, सावधान जरूरी है। अति शत्रु हैं 8 और 4 आपस में। 1 स्टार मिल रहे हैं, स्ट्रगल हो सकते हैं आज। 10 to 40%, 10 से 40% सफलता का दर है। आर्मी या पुलिस से संबंध है या कानून से संबंध है तो सफलता का दर बढ़ सकते हैं। 9, 18, 27 जिनका जन्म तिथि है, मंगल देव जिनके स्वामी है, 9 मूलांक बनता है। सावधानी जरूरी है, क्योंकि 9 मूलांक वाले अक्सर ऊर्जा उनके पास अधिक होती है, गुस्सैल होते हैं, क्रोधी होते हैं। इसलिए उनके जीवन में जब चार कोई चीज का, और 4 जो होता है राहु का होता है, जो बढ़ाता है किसी चीज को, तो वैसी स्थिति में स्ट्रगल, एक्सीडेंट, सर्जरी आदि का बढ़ावा मिलता है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5वें भाग की प्रस्तुति। हम यह बताते चले कि आपका किसी भी माह का जन्म यदि आज हुआ है या किसी भी तिथि को हुआ है, यह विशेष प्रस्तुति हम तिथिवार, तिथि के अनुसार, आज जैसे 7 अंक का प्रस्तुत किए, तो 7 तारीख को जिसका जन्म तिथि है उनके बारे में कुछ विशेष प्रस्तुति अलग से यूट्यूब में हमने डाला, जो आपके सुझाव के अनुरूप। तो लाइक पोस्ट को देखें भी, लाइक सराहें भी, और लाइक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब ले चलते हैं अपने अंतिम भाग में, विराम स्थल पर। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति YouTube के सौजन्य से आपको पहुंचाई गई। अगर आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। आप सबों से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में, ताकि उनके जीवन में शुभता ही शुभता हो, अशुभता कम हो। अपना जो भी कार्य है सुचारू रूप से पंचांग का अनुसरण कर सकें, और उनके जीवन में जो इम्बैलेंस ऑफ नंबर्स है वो ही नहीं रहे। हाँ, ये सारी ये सोचकर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में साझा करें। धन्यवाद। और अंत में आपका फीडबैक।
यदि हो सके तो फीडबैक जरूर दें, ताकि अपने प्रस्तुति हम प्रस्तुति को बेहतर कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल तक के लिए, जब नए प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए आपसे ओम शनिश्चराय नमः, ओम हनुमते नमः बोलते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।